ज्वाला सम्राट ध्रुव शौर्य यानी शियाओ यान। कल्पना करो, एक ऐसी दुनिया की जहां शक्ति ही कानून है, जहां कमजोरों का अस्तित्व मिट जाता है और केवल वही जीवित रहते हैं जिनके भीतर देवताओं जैसी शक्ति हो। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसे कभी दुनिया ने कमजोर समझा, लेकिन जिसने अपनी आग से पूरे ब्रह्मांड को चुनौती दे दी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फ्लेम एम्परर एक्सायो यान की दुनिया में। वो जिसने अनगिनत युद्ध लड़े, असंख्य दुश्मनों को हराया और अब उसकी शक्ति सातों लोकों को हिला रही है। लेकिन इस बार सामने है एक नया रहस्य, एक प्राचीन विरासत और एक ऐसा संघर्ष जो तय करेगा कि कौन बनेगा असली ज्वाला सम्राट। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी में धधकने वाली है शक्ति, रहस्य और युद्ध की आग। समझ गया, इस कहानी में ध्रुव शौर्य नाम नहीं रखना है, बल्कि सीधा नाम शियाओ यान ही रखना है। नीचे मैंने उसी टेक्स्ट को ठीक करके करेक्ट नाम के साथ एडिट कर दिया है, ताकि आपकी नरेशन में गलती न रहे। ज्वाला सम्राट शियाओ यान। अध्याय, ये तो पक्की जीत है। आकाश में धीरे धीरे बहती बादलों की परतें मानो किसी आने वाले तूफान की गवाही दे रही थी। फेन जियांग पर्लिन के 5 बासों वाले शांत निवास के सामने हवा बेहद स्थिर थी, जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। वही खड़ी थी यूरू, उसकी आंखें सामने खड़े युवक पर जमी हुई थी। वो युवक जिसे उसने कई वर्षों से नहीं देखा था। शियाओ यान। यूरू के मन में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थी। वो उसे ध्यान से देख रही थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा परिपक्व हो गया था। उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा गहराई थी और उसका शरीर पहले की तुलना में अधिक पतला, लेकिन बेहद सुदृढ़ और शक्तिशाली। यह किसी साधारण साधक का शरीर नहीं था। ये उन लोगों का शरीर था जिन्होंने मौत के मुहाने से बार बार लौटकर शक्ति हासिल की हो। यूरू के मन में अचानक एक दर्द उठा। इन वर्षों में उसने आखिर कितना सहा होगा? उसने धीमे स्वर में उसका नाम लिया, शियाओ यान। शियाओ यान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे अनुभवों का एक विशाल महासागर छिपा था। वो धीरे से बोला, यूरू, तुम यहां क्यों आए हो? पास खड़े वांग चैन ने हल्की हंसी के साथ शियाओ यान की ओर देखा और बोला, लगता है अब मेरी यहां कोई जरूरत नहीं। अगले ही पल उसका शरीर आग की लपटों में घुल गया और वो बर्निंग हेवन डोमेन के भीतर गायब हो गया। अब वहां केवल 3 लोग रह गए थे, शियाओ यान, यूरू और उसके साथ खड़ी रहस्यमयी महिला। यूरू अचानक थोड़ा झिझक गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। उसके शब्द थोड़े अटक रहे थे। वो सच कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि असली कारण कुछ और था। वो शियाओ यान को याद कर रही थी, लेकिन ये बात वो सीधे कैसे कहती? तभी उसके पीछे खड़ी महिला मुस्कुराई। उसने आगे बढ़कर कहा, मैं समझा देती हूं। ये महिला थी शियुकी। वो यूरू की बड़ी बहन जैसी थी और वान हुआ पेवेलियन की शक्तिशाली साधिका भी। उसकी आंखों में एक शांत लेकिन भयानक शक्ति छिपी हुई थी। शियाओ यान ने उसे एक नजर देखा, बस एक नजर, और उसी क्षण उसके शरीर में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। ये शियाओ यान के मन में तुरंत चेतावनी की घंटी बज उठी। इतना भारी आध्यात्मिक दबाव वो केवल कुछ गिने चुने लोगों से ही महसूस हुआ था, और उन लोगों में सबसे प्रमुख था महावश। शियाओ यान के मन में तुरंत निष्कर्ष निकला, 7 सितारा शक्तिदेव। उसके सामने खड़ी ये हंसमुख महिला वास्तव में एक बेहद खतरनाक शक्ति थी। शियुकी मुस्कुराई, मैंने सुना है तुम और यूरू पुराने परिचित हो। उसने शियाओ यान को ध्यान से देखते हुए कहा, और तुमने उससे वादा किया था कि जब तुम 5 सितारा शक्तिदेव के शिखर तक पहुंच जाओगे और जीवन की विपत्ति पार कर लोगे, तब उससे मिलने आओगे। वो थोड़ा रुकी,
फिर उसकी आंखों में शरारत चमकी। लेकिन लगता है अब हमें खुद ही तुम्हें ढूंढना पड़ा। शियाओ यान कुछ पल चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। तभी शियुकी ने अचानक विषय बदल दिया। हम यहां एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। उसकी आवाज अब गंभीर हो गई। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। शियाओ यान ने भौहें उठाई। शियुकी बोली, अगर हम यूरू को इस प्राचीन अवशेष में पूरी विरासत प्राप्त करने में मदद कर सकें, तो हमारे वान हुआ पैवेलियन और तुम्हारे फेन जियांग पैवेलियन के बीच की गलतफहमियां भी समाप्त हो सकती हैं। शियाओ यान कुछ क्षण सोचता रहा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी दूर से आए मेहमानों को मैं आसमान में खड़े होकर बात करने नहीं दे सकता। उसने अपने निवास की ओर इशारा किया। चलो पहले मेरे घर चलते हैं। सुबह की पहली किरण अभी अभी क्षितिज पर उभरी ही थी। आकाश हल्के सुनहरे रंग से रंग चुका था और दूर पर्वतों के ऊपर तैरते बादल मानो किसी महान घटना के साक्षी बनने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। वुजू निवास के चारों ओर वातावरण असामान्य रूप से शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक हल्की बेचैनी छिपी हुई थी, क्योंकि आज वही दिन था, वो दिन जिसका इंतजार कई संप्रदायों ने वर्षों से किया था। प्राचीन खंडहरों के खुलने का दिन। सुबह का उत्साह। वुजू निवास के आंगन में कई लोग पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। उनमें सबसे आगे खड़ा था शियाओ यान। उसकी आंखें दूर आकाश की ओर टिकी हुई थी, जैसे वो पहले से ही आने वाली लड़ाई को महसूस कर रहा हो। उसके पीछे खड़े थे किनशिन, लेंग फुयाओ, मुफेंग और मु यिंगेंग। आज यही 5 लोग उस रहस्यमय खंडहर में प्रवेश करने वाले थे। कुछ ही दिन पहले एल्डर झू ने सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद निर्णय लिया था कि इस मिशन के लिए यही सबसे उपयुक्त दल होगा। शियाओ यान, धूप मंडप की सबसे मजबूत आधारशिला। लेंग फुयाओ, रसायन विद्या कक्ष का गौरव। किनशिन, एक ऐसी युवती जो खंडहरों के रहस्यों को जानने के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार थी। मुफेंग, जिसे खंडहरों के रहस्यमय बागुआ संरचना के बारे में विशेष ज्ञान था। और अंत में मु यिंगेंग, उसकी आंखों में हमेशा की तरह शांत दृढ़ता थी। निर्णय का क्षण। बर्निंग हेवन डोमेन के विशाल द्वार के सामने खड़े होकर शियाओ यान ने गहरी सांस ली। फिर उसने पीछे खड़े साथियों की ओर देखा। चलने का समय आ गया है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था। सभी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वे जानते थे कि ये यात्रा केवल खजाने के लिए नहीं थी। इस मिशन का असली उद्देश्य था यूरू को खंडहर की असली विरासत प्राप्त करने में मदद करना। अगर वो विरासत किसी गलत हाथ में चली जाती, तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता था। विदाई का क्षण। तभी पीछे से एक वृद्ध स्वर सुनाई दिया। ये यात्रा आसान नहीं होगी। ये थे मुजुजी। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने शियाओ यान और बाकी शिष्यों को देखते हुए कहा, खंडहर बेहद खतरनाक है। तुम सभी को हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। शियाओ यान ने हल्का सा सिर झुकाया। हम सावधान रहेंगे। उसी समय एक और व्यक्ति आगे आया, शियाओ यी। वो थोड़ा उदास दिखाई दे रहा था। 8 सितारा 2D स्तर के कारण उस पर विशेष प्रतिबंध लगाया गया था, इसलिए वो इस मिशन में शामिल नहीं हो सकता था। उसने धीरे से कहा, बड़े भाई, सावधान रहना। शियाओ यान मुस्कुराया, चिंता मत करो। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। प्रस्थान। कुछ ही क्षण बाद शियाओ यान और उसके साथी आकाश में उड़ते हुए बर्निंग हेवन डोमेन से निकल गए। उनकी परछाइयां धीरे धीरे क्षितिज में खोने लगी। पीछे खड़े एल्डर झू ने धीमे स्वर में कहा, मुझे उम्मीद है शुआनलिंग शाही परिवार इस लड़ाई में सफल नहीं होगा। उनकी आंखों में एक गहरी चिंता छिपी हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था इस बार खंडहरों के लिए होने वाली लड़ाई साधारण नहीं होगी।
शुआनलिंग शाही परिवार। उसी समय सैकड़ों मील दूर स्थित शुआनलिंग शाही परिवार के विशाल मार्शल प्रशिक्षण मैदान में एक अलग ही दृश्य चल रहा था। हाँ, एक घमंडी हंसी पूरे मैदान में गूंज उठी। मध्य में खड़ा था ची हाओकिंग। उसका ऊपरी शरीर नग्न था। उसके सामने 6 सितारा डो डी स्तर के कई योद्धा खड़े थे। अचानक धड़ाम, उन सभी ने एक साथ हमला कर दिया। भयानक ऊर्जा की लहरें हवा को चीरती हुई ची हाओकिंग के शरीर से टकराईं। लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने उन हमलों को सीधे अपने शरीर से झेल लिया। उसके शरीर पर घाव बन गए, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। वो हंस रहा था। ये उसका प्रशिक्षण था, रहस्यमय योजना। तभी अचानक हवा में एक आकृति प्रकट हुई। ची हाओरान। उसने शांत स्वर में कहा, हाओकिंग, अब चलने का समय हो गया है। ची हाओकिंग ने तुरंत हाथ उठाया। बाकी योद्धा पीछे हट गए। क्या हम खंडहरों की ओर जा रहे हैं? उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। ची हाओरान ने सिर हिलाया। हां, मुहर कमजोर हो चुकी है। दोनों भाई तुरंत निकल पड़े। राजा की साजिश। महल के भीतर जुआनलिंग राजा सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वैन जी ने धीरे से पूछा, महाराज, क्या केवल इन दोनों को भेजना पर्याप्त होगा? राजा हंस पड़ा। हाँ, उसकी आंखों में पागलपन चमक रहा था। निर्णायक क्षण में ड्रैगन डिवोरिंग लीजन भी हस्तक्षेप करेगा। वैन जी चौंक गया। लेकिन महाराज, उस सेना को तो ब्लेजिंग फ्लेम के संरक्षकों को सौंप दिया गया है। राजा ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास उन्हें नियंत्रित करने का अपना तरीका है। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। जल्द ही न केवल शुआनलिंग शाही परिवार मेरा होगा, बल्कि जमे हुए डॉक्सिन की शक्ति, पवित्र ज्वाला और डॉहन भी मेरे सामने झुकेंगे। फिर वो जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे महल में गूंजने लगी। महान युद्ध की शुरुआत। इसी बीच अन्य प्रमुख संप्रदाय भी अपने शिष्यों को खंडहरों की ओर भेज रहे थे। 10,000 तलवार संप्रदाय, विष संप्रदाय, प्राचीन वन्य महल, कठपुतली हवेली, सभी की नजरें उसी खंडहर पर टिकी थी, क्योंकि उस खंडहर के भीतर छिपा था बैटल सोल, एक ऐसी शक्ति जो पूरे संसार का संतुलन बदल सकती थी। और इसी कारण जल्द ही शुरू होने वाला था एक भयानक युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसमें भाग लेने वाले सभी युवा प्रतिभाशाली साधक इतिहास में अपना नाम लिखने वाले थे। और इस युद्ध के केंद्र में होगा शियाओ यान, ज्वाला का वह साधक जिसकी शक्ति अभी केवल शुरुआत थी, लेकिन जल्द ही उसकी ज्वाला पूरे संसार को हिला देने वाली थी। आकाश में घने बादल तैर रहे थे। दूर दूर तक फैले पर्वतों और जंगली घाटियों के बीच एक विशाल निर्जन क्षेत्र फैला हुआ था। यही था जुआनतियान स्वर्ग का सबसे पूर्वी किनारा। एक ऐसी भूमि जहां बहुत कम लोग आते थे और जहां केवल शक्तिशाली जादुई जीव ही जीवित रह पाते थे। चारों ओर ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और अंतहीन जंगल थे। इसी निर्जन भूमि के भीतर 2 विचित्र संप्रदाय बसे हुए थे, विष संप्रदाय और 10,000 विष संप्रदाय। विष संप्रदाय की पहचान अलग थी। इस संप्रदाय में केवल महिलाएं थीं और वे सभी विष से संबंधित युद्ध कौशल का अभ्यास करती थी। बाहरी दुनिया के लोग उनसे अक्सर डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि विष से जुड़े लोग अवश्य ही क्रूर होंगे। लेकिन वास्तविकता अलग थी। वर्षों से यह संप्रदाय इस सुनसान क्षेत्र में शांतिपूर्वक रह रहा था और उसने कभी भी बाहरी दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन दूसरा संप्रदाय 10,000 विष संप्रदाय पूरी तरह अलग था। उनका अभ्यास केवल विष तक सीमित नहीं था। वे विचित्र और भयानक प्रयोग करते थे। कहा जाता था कि वे शक्तिशाली साधकों के शरीर के अंग तक काटकर अपने शरीर में प्रत्यारोपित कर लेते थे।
इसी कारण पूरे जुआन-तियान स्वर्ग में उनकी बदनामी फैल चुकी थी। और अब दुर्भाग्य से जिस प्राचीन खंडहर के खुलने की खबर पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी, वो स्थान इसी क्षेत्र के पास स्थित था। 10,000 विश्व संप्रदाय के मुख्यालय के भीतर उस समय वातावरण असामान्य रूप से शांत था। अचानक एक ठंडी और अजीब आवाज गूंजी। विषैले बूढ़े राक्षस, पिछली बार जो हुआ था उसका हिसाब तो मैंने अभी तक नहीं लिया है। इस बार तुम्हारी क्या योजना है? बोलने वाली एक महिला थी। उसके चारों ओर हल्की काली ऊर्जा घूम रही थी और उसकी उपस्थिति से ही वातावरण में भय फैल रहा था। उसके सामने खड़ा एक दुबला-पतला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हंसा। फक फक फक। विष-स्त्री, ये मत समझो कि मुझे तुम्हारी योजनाओं का पता नहीं है। ये दोनों 10,000 विश्व संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली लोग थे। एक था विष का बूढ़ा राक्षस, जिसकी शक्ति 8 सितारा 2D के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। दूसरी थी विष देवी, जिसकी शक्ति 8 सितारा 2D के शिखर तक पहुंच चुकी थी। विष देवी ने ठंडी निगाहों से बूढ़े राक्षस को देखा। तुम्हें लगता है मैं कोई साजिश रच रही हूं? बूढ़ा राक्षस हल्का हंसा। मुझे बहस करने में रुचि नहीं है, लेकिन याद रखना, 10,000 विश्व संप्रदाय पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर उसका शरीर हवा में घुल गया और वो गायब हो गया। कमरे में कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर विष देवी ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए। अचानक उसके हाथ काले धुएं में बदल गए और अगले ही क्षण वे फिर प्रकट हुए। लेकिन इस बार वे सामान्य हाथ नहीं थे। वे विशाल बिच्छू के पंजों की तरह दिखाई दे रहे थे। उसने उन पंजों को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, दुष्ट बिच्छू के पंजे, सचमुच अद्भुत है। उसकी आंखों में एक भयानक चमक उभरी। इनसे मैं 9 सितारा 2D के शुरुआती चरण के विशेषज्ञ से भी लड़ सकती हूं। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, वांगशी पहले ही खंडहरों की ओर निकल चुका है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बैटल सोल हासिल करना ही होगा। वो अचानक जोर से हंसी। वांगशी, गुरु की महान योजना के लिए इस बार तुम्हें बलिदान देना पड़ेगा। उसकी हंसी लंबे समय तक उस हॉल में गूंजती रही। उसी समय दूर जंगल के भीतर एक युवक तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके शरीर पर जादुई पशु जैसे शल्क दिखाई दे रहे थे। अचानक उसे छींक आ गई। अजीब बात है, कौन मुझे कोस रहा है? वो था वांगशी, 10,000 विश्व संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य। उसकी शक्ति पहले ही 7 सितारा 2D मध्य स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस बार खंडहर हमारे इलाके में खुले हैं। हम किसी भी कीमत पर दूसरों को ये अवसर नहीं लेने देंगे। उसकी आंखों में लालच चमका। अगर संभव हुआ तो मैं वहां की सारी चीजें अपने स्वामी के लिए लेकर जाऊंगा। इसके बाद वो तेजी से खंडहरों की दिशा में बढ़ गया। उसी समय दूसरी ओर जंगल के रास्ते पर शियाओ यान और उसके साथी भी आगे बढ़ रहे थे। वे पहले ही शुआनलिंग शाही परिवार के क्षेत्र से गुजर चुके थे। चलते चलते शियाओ यान ने अचानक अपनी आत्मशक्ति फैलाई। उसकी चेतना धरती के भीतर गहराई तक उतर गई, मानो वो किसी चीज को खोज रहा हो। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गई। उसके मन में एक प्रश्न उठ रहा था, शुआनलिंग शाही परिवार ने पवित्र ज्वाला को कैद क्यों किया है? अगर उनके पास पवित्र ज्वाला है तो वे उसे अवशोषित क्यों नहीं कर रहे? क्या उनके भीतर कोई समस्या है? कुछ देर तक सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और उस विचार को मन से निकाल दिया। दल आगे बढ़ता गया और जल्द ही वे एक घने जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही मु यिंगिंग ने जंगल में कदम रखा, उसका चेहरा बदल गया। ये जंगल बहुत अजीब है। हवा में एक भारी और जंगली ऊर्जा फैली हुई थी। ये ऊर्जा साधारण साधकों के शरीर के लिए हानिकारक थी। कुछ ही क्षणों में कई लोगों को असहजता महसूस होने लगी। शिव क्यूई तुरंत बोली, सभी सावधान रहें, ये वन्य क्षेत्र है। यहाँ की ऊर्जा शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है।
इसे सांस के साथ अंदर मत जाने दे। लेकिन तब तक कुछ लोगों के शरीर में वो ऊर्जा प्रवेश कर चुकी थी और उनके चेहरे पीले पड़ने लगे। तभी शियाओ यान आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब से कुछ पारदर्शी गोलियां निकाली और सबको दे दी। इसे खा लो। सबने गोलियां निगल ली। कुछ ही क्षणों में उनकी हालत सुधर गई। मु फेंग ने राहत की सांस लेते हुए कहा, यह सचमुच अद्भुत दवा है। शियू क्यूई ने शियाओ यान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें कम आका था। शियाओ यान हल्का मुस्कुराया। दल फिर आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक आकाश से एक आवाज आई, युवक, एक पल रुकिए। किनशिन तुरंत सतर्क हो गई। दुश्मन? आवाज फिर आई। नहीं नहीं, मैं बस दवा मांगने आया हूं। सबने नीचे देखा। जमीन पर एक पुरुष और एक महिला घायल अवस्था में पड़े थे। पुरुष अपनी बाहों में महिला को पकड़े हुए था और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मेरी पत्नी घायल है, क्या आप मदद कर सकते हैं? शियाओ यान ने अपनी आत्मशक्ति से दोनों का निरीक्षण किया। क्षण भर बाद उसके मन में एक विचार आया। दोनों की शक्ति 7 सितारा 2D स्तर की थी और उनकी पीठ पर बंधी तलवारों से एक भयानक ऊर्जा तरंग निकल रही थी। शियू क्यूई ने धीरे से कहा, क्या ये 10,000 तलवार संप्रदाय के लोग हैं? घने जंगल के ऊपर हवा स्थिर थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया के बीच शियाओ यान और उसका समूह धीरे धीरे आकाश से नीचे उतर रहा था। नीचे जमीन पर 2 घायल आकृतियां दिखाई दे रही थी और जैसे ही वे पास आए, शियाओ यान की नजरें उन दोनों पर टिक गई। शियू क्यूई ने धीमे स्वर में कहा, 10,000 तलवारों वाले संप्रदाय के लोग। शियाओ यान ने उसकी ओर देखा। वो इस क्षेत्र के बड़े संप्रदायों की युवा पीढ़ी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। तभी किनशिन ने कुछ सोचकर कहा, वान जियानशियान अब एक बड़े संप्रदाय का प्रमुख है। उसके अधीन कई प्रतिभाशाली शिष्य हैं। इन दोनों के हाव भाव देखकर लगता है कि वे उसी संप्रदाय से हैं और किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। शियाओ यान ने नीचे पड़े दोनों लोगों को ध्यान से देखा। एक युवक अपनी बाहों में एक घायल युवती को पकड़े हुए था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शियाओ यान कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, क्या हमें नीचे जाकर देखना चाहिए? शियू क्यूई ने बिना झिझक सिर हिलाया। चलो देखते हैं। 10,000 तलवार संप्रदाय के लोग हमेशा से धर्मपरायण और वीर माने जाते हैं। उनसे मित्रता करना गलत नहीं होगा। अगले ही पल वो हवा को चीरती हुई नीचे उतर गई। शियाओ यान और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे जमीन पर उतर गए। जमीन पर पड़े 2 लोग वास्तव में सोंग यू और होंग कियान थे, बचपन के प्रेमी और 10,000 तलवार संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य। वे खंडहरों की ओर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस सुनसान क्षेत्र में प्रवेश किया, उन पर अचानक घात लगाकर हमला किया गया। हमले में फैली एक अजीब जहरीली गैस ने होंग कियान को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। उसका शरीर उस ऊर्जा के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। जैसे ही वो गैस उसके शरीर में गई, उसकी शक्ति तेजी से गिरने लगी और वह लगभग बेहोश हो गई। सोंग यू बेहद चिंतित हो गया था। वो उसे तुरंत वापस ले जाना चाहता था। उसके लिए होंग कियान किसी भी खंडहर से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, लेकिन होंग कियान ने उसे रोक दिया। वो इतनी दूर आकर खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थी। जब उसने देखा कि शियाओ यान और उसके साथियों ने कोई औषधि गोली लेकर अपनी स्थिति संभाल ली है, तो उसने तुरंत उनसे मदद मांगने का फैसला किया। शियाओ यान के जमीन पर उतरते ही सोंग यू ने सावधानी से उन्हें देखा। उसकी नजरें बेहद तेज थी। केवल एक नजर में ही उसने समझ लिया कि यह समूह साधारण नहीं है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति स्पष्ट रूप से शियू क्यूई थी। हालांकि उसका चेहरा घूंघट के पीछे छिपा था, फिर भी उसकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। बाकी लोगों की शक्ति भी कम नहीं थी, लेकिन समूह का नेतृत्व कर रहा युवक शियाओ यान सबसे शांत दिखाई दे रहा था। सोंग यू ने विनम्र स्वर में कहा, मेरा नाम सोंग यू है।
मैं 10,000 तलवार संप्रदाय के मदमस्त तलवार अमर का शिष्य हूं। ये मेरी मंगेतर होंकियान है। उसने होंकियान की ओर देखते हुए कहा, हम खंडहरों की ओर जा रहे थे, लेकिन इस जंगल की उग्र ऊर्जा के कारण इसकी हालत बिगड़ गई है। हमने देखा कि आपकी औषधि गोलियां असरदार है, इसलिए क्या आप हमें एक गोली दे सकते हैं? होंकियान ने कमजोर मुस्कान के साथ शियाओ यान की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर भरोसा भी दिखाई दे रहा था। शियाओ यान हल्का मुस्कुराया। दवा की गोलियां, ये कोई साधारण चीज नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। और वैसे भी हम सभी एक ही खंडहर की ओर जा रहे हैं। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, तो मेरे पास एक प्रतिद्वंद्वी कम हो जाएगा। ये सुनकर सोंग यू थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, महोदय, मैं इसके बदले उचित पारिश्रमिक दूंगा। उसी क्षण शिउ क्यूई की आवाज शियाओ यान के मन में गूंज उठी। उसने अपनी आत्मशक्ति से संदेश भेजा था। शियाओ यान, इस बार खंडहरों में मदमस्त तलवार अमर भी गया था। उसकी शक्ति को देखते हुए वो निश्चित रूप से खंडहरों के भीतर काफी गहराई तक गया होगा। उसके शिष्यों को कुछ न कुछ जानकारी जरूर होगी। शियाओ यान ने मन ही मन हल्की मुस्कान दी। फिर उसने सोंग यू से कहा, ठीक है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर तुम्हें उनका जवाब पता हुआ, तो मैं तुम्हें एक गोली दे दूंगा। सोंग यू ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया। पूछिए। शियाओ यान ने पहला सवाल किया, इस खंडहर के अंदर क्या है? सोंग यू ने सिर हिलाया। मुझे ठीक ठीक नहीं पता, लेकिन मेरे गुरु की जांच के अनुसार यह खंडहर बेहद विचित्र है। ऐसा लगता है कि वहां कभी कोई रहता था, इसलिए यह संभव है कि अंदर मनुष्यों के अवशेष हों। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, और एक और बात, उस खंडहर के भीतर समुद्र के बीच 3 द्वीप मौजूद है। ये सुनते ही होंकियान ने धीमे स्वर में कहा, सोंग यू, क्या तुम सच में ये सब बता रहे हो? सोंग यू ने उसे शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, देर सवेर उन्हें ये सब पता चल ही जाएगा। शियाओ यान की आंखों में हल्की चमक आई। समुद्र में 3 द्वीप? शिउ क्यूई ने सिर हिलाकर पुष्टि की। हां, यह जानकारी सही है। शियाओ यान ने अगला प्रश्न किया, खंडहर के भीतर युद्ध आत्मा कहाँ है? सोंग यू ने सिर हिला दिया। मुझे उसका सटीक स्थान नहीं पता। मेरे गुरु ने केवल उसकी उपस्थिति महसूस की थी। कुछ क्षण तक शियाओ यान चुप रहा। फिर उसने अचानक एक नया प्रश्न किया, जीवन और मृत्यु की ज्वाला, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? यह सुनते ही सोंग यू का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में भय की झलक उभरी। जीवन और मृत्यु की अग्नि, उसने धीरे से कहा, वो ऐसी चीज है जो सब कुछ नष्ट कर सकती है। मेरे जैसे 7 सितारा 2D तो दूर, यहां तक कि एक असली 8 सितारा 2D भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। शियाओ यान हल्का मुस्कुराया, तो तुम्हें उसके बारे में पता है? सोंग यू ने सावधानी से कहा, हां, लेकिन पहले मुझे दवा देनी होगी। शियाओ यान ने बिना झिझक अपनी औषधि की बोतल उसकी ओर फेंक दी। सोंग यू ने तुरंत उसे पकड़ा और होंकियान को एक गोली दे दी। जैसे ही उसने वो गोली निगली, उसके शरीर में फैल रही उग्र ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी। कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे का रंग वापस लौट आया। उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूं। सोंग यू ने शियाओ यान की ओर देखा और कहा, आप सचमुच अपने वचन के पक्के हैं। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, जहां तक जीवन मरण की अग्नि की बात है, वो उन 3 द्वीपों में से सबसे छोटे द्वीप पर स्थित है। सोंग यू के शब्द सुनते ही शियाओ यान की आंखों में हल्की चमक उभरी। तीनों द्वीपों में से सबसे छोटा, उसने हल्का सा आश्चर्य प्रकट करते हुए दोहराया। सोंग यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। हां, सबसे छोटा द्वीप। लेकिन मैं ये जानकारी केवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारी दवा वास्तव में उपयोगी है। फिर भी एक बात याद रखना, जीवन और मृत्यु की ज्वाला को छूने की कोशिश मत करना। वो शक्ति इतनी विनाशकारी है कि साधारण 7 सितारा 2D तो क्या,
एक असली 8 सितारा डो डी भी उससे दूर रहना ही बेहतर समझता है। शियाओ यान ने शांत भाव से उसकी बात सुनी। कुछ क्षणों तक वो विचार में डूबा रहा, फिर हल्के से सिर हिलाया। समझ गया। इसके बाद उसने पीछे खड़े अपने साथियों की ओर देखा। चलो, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इतना कहते ही शिउ क्यूई और बाकी लोग बिना समय गवाए खंडहरों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गए। उनका लक्ष्य स्पष्ट था। उनके जाने के बाद सोंग यू ने होंगकियान को संभालते हुए धीरे से कहा, चलो, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। खंडहर खुलने ही वाले हैं। होंगकियान ने धीरे धीरे सिर उठाकर उस दिशा में देखा जहां अभी अभी शिउ क्यूई गायब हुई थी। उसकी आंखों में हल्का सा संदेह उभरा। अजीब है, उस महिला से मुझे किसी परिचित की आभा क्यों महसूस हो रही है? सोंग यू हल्का मुस्कुराया। संभव है, इतने बड़े संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर उसने होंगकियान का हाथ थाम लिया। चलो कियानेर, देर मत करो। दोनों धीरे धीरे खंडहरों की दिशा में बढ़ गए। कुछ समय बाद वे उस विशाल क्षेत्र के पास पहुंच गए जहां प्राचीन खंडहर स्थित थे। वहां का दृश्य अत्यंत भव्य था। चारों ओर ऊंचे पर्वतों की दीवारें खड़ी थी और उनके बीच एक विशाल घाटी थी। उसी घाटी के केंद्र में वो रहस्यमय खंडहर छिपा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसका प्रवेश द्वार उन्हीं पर्वतों के भीतर कहीं छिपा हुआ हो। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि पूरा क्षेत्र लोगों से भर चुका था। विभिन्न संप्रदायों के शिष्य पहले ही वहां पहुंच चुके थे। हर कोई उस खंडहर में छिपे खजाने और प्रतिष्ठा के लिए उत्सुक था। भीड़ के बीच अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। 10,000 तलवार संप्रदाय के लोग अभी तक नहीं पहुंचे। ये आवाज पपेट मैशन के शिष्य हुआ लेक्सिन की थी। इस समय उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। ये खंडहर पहले के खंडहरों से अलग था। पहले जिन खंडहरों पर मुहर लगाई जाती थी वे केवल प्रवेश द्वार को बंद करती थी, लेकिन इस बार मुहर की शक्ति खंडहर के चारों ओर सैकड़ों मील तक फैली हुई थी। यही कारण था कि इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ भी यहां असहाय प्रतीत हो रहे थे। हालांकि इस मुहर की एक विशेषता भी थी। ये 8 सितारा डो डी से ऊपर के विशेषज्ञों को प्रवेश नहीं करने देती थी। यहां तक कि 7 सितारा डो डी के शिखर पर पहुंचे लोगों की शक्ति भी दब जाती थी। इसलिए सभी बड़े संप्रदायों ने अपने वरिष्ठों को भेजने के बजाय केवल युवा प्रतिभाओं को ही भेजा था। इसी समय हुआ लेक्सिन के पास खड़ा एक युवक व्यंग्य से बोला, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? वो शानदार वस्त्र पहने हुए था। उसकी उपस्थिति से स्पष्ट था कि वह किसी शक्तिशाली परिवार से आता है। हुआ लेक्सिन ने उसे देखते ही भौहें सिकोड़ ली। ची हाओकिंग, ये व्यक्ति शुआनलिंग शाही परिवार का प्रतिभाशाली सदस्य था। ची हाओकिंग ने उसे देखते हुए हल्की मुस्कान दी। तुम सच में 7 सितारा डो डी के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी हो। हुआ लेक्सिन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। और तुम भी पीछे नहीं हो। दोनों की आंखों में हल्का तनाव उभर आया। वे पहले भी एक बार लड़ चुके थे और वो मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ था। ची हाओकिंग कुछ और कहने ही वाला था कि तभी एक और आवाज आई, बस करो। ये था ची हाओरान, उसका बड़ा भाई। उसने शांत स्वर में कहा, खंडहर खुलने के बाद लड़ने का समय बहुत मिलेगा। ची हाओकिंग ने हल्की हंसी के साथ कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, खंडहर के अंदर मैं तुम्हें मरने की इच्छा करवा दूंगा। उसके शब्द सुनकर आसपास खड़े लोग कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। इसी समय भीड़ में हलचल मच गई। प्राचीन वन महल के लोग आ गए। सभी की नजरें उस दिशा में मुड़ गई। 2 विशालकाय युवक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। उनके शरीर से निकलती शक्ति इतनी भारी थी कि ऐसा लग रहा था मानो हर कदम के साथ धरती कांप रही हो। वे थे फेंग होंग और डूचुन। फेंग होंग आगे बढ़ते हुए बोला, लगता है इस बार खंडहर खोलने के लिए 9 संप्रदायों की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। उसके पीछे खड़ा डू
चुन अपनी मांसल भुजाएं मोड़ते हुए बोला, शियाओ यान, पता नहीं इस बार तुम कैसे हो। जब से हम अलग हुए हैं, मैं लगातार अभ्यास कर रहा हूं। तुम ही वो व्यक्ति हो जिसे मैं हराना चाहता हूं। इस समय डू चुन की शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। उसकी आभा स्पष्ट रूप से मध्य स्तर के छठे सितारा डो डी तक पहुंच चुकी थी। भीड़ में फिर हलचल हुई। डैन वैली के लोग भी आ गए। एक युवक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी पीठ पर औषधियों की टोकरी बंधी थी। वो था मेंगफी। कम उम्र के बावजूद उसकी शक्ति 7 सितारा डो डी के शुरुआती चरण तक पहुंच चुकी थी और उसका रसायन कौशल सम्राट स्तर तक माना जाता था। भीड़ में कई लोग फुसफुसाने लगे, क्या अद्भुत प्रतिभा है। उसी समय मेंग फी की नजर भीड़ के एक कोने पर पड़ी। वहां 2 महिलाएं खड़ी थी। दोनों ने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उनकी कमर पर बंधी नीली पट्टियां उनके सुदृढ़ शरीर को उभार रही थी। वे थी विश संप्रदाय की शिष्याएं। उनमें से एक थी लिंझू, दूसरी वूडू। लिंझू ने धीरे से कहा, बड़ी बहन, हम पहुंच गए। लेकिन अगले ही क्षण वूडू की नजर मेंग फी पर पड़ी। उसकी आंखों में ठंडी चमक आई। एक क्षण में उसकी ऊर्जा विस्फोट की तरह बाहर निकली। भीड़ में तुरंत हलचल मच गई। कितनी शक्तिशाली आभा! ये महिला तो मध्य स्तर के साथ सितारा डो डी के बराबर है। तभी भीड़ में एक परिचित आवाज गूंजी, मिस वुडू, आप कैसी हैं? सभी की नजरें उस दिशा में मुड़ गई। वहां सोंग यू खड़ा था। उसके साथ होंग कियान भी थी। वुडू ने हल्की आश्चर्य भरी आवाज में कहा, सोंग यू? सोंग यू मुस्कुराया, काफी समय हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी प्रतिभा अब मध्य स्तर के साथ सितारा डो डी तक पहुंच जाएगी। भीड़ में खड़े कई लोग फुसफुसाने लगे, वो सोंग यू है, 10,000 तलवार संप्रदाय की सबसे वरिष्ठ शिष्या। उसे कम मत समझो। उसकी तलवार कला इतनी भयानक है कि वो असली मध्य स्तर के साथ सितारा डो डी से भी लड़ सकती है। इस समय खंडहर के बाहर लगभग सभी प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली शिष्य एकत्र हो चुके थे। हवा में तनाव और उत्साह दोनों फैल चुके थे। सभी जानते थे, जब खंडहर का द्वार खुलेगा तो यहां उपस्थित ये सभी प्रतिभाशाली योद्धा एक भयानक संघर्ष में उतरने वाले हैं। घने पर्वतों से घिरी उस विशाल घाटी के ऊपर आकाश धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। दूर दूर तक फैली चट्टानों के बीच अनगिनत साधक इकट्ठा हो चुके थे। हर किसी की नजर एक ही दिशा में थी, उस रहस्यमय खंडहर के प्रवेश द्वार पर, जो सदियों से बंद पड़ा था और अब खुलने वाला था। इसी समय आकाश के एक कोने से 6 आकृतियां धीरे धीरे नीचे उतरती हुई दिखाई दी। सबसे आगे चल रहा था शियाओ यान। उसके पीछे 5 महिलाएं थीं, शिउ क्यूई, यूरू, किनशिन, मु यिंगेंग और लेंग फुयाओ। उनके साथ मु फेंग भी था। यह छोटा सा दल दिखने में साधारण लग सकता था, लेकिन वास्तव में उनकी शक्ति पूरे क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों में सबसे अलग थी। शिउ क्यूई के शरीर से प्रारंभिक 7 सितारा डो डी की शक्तिशाली आभा निकल रही थी। यूरू भले ही केवल 5 सितारा डो डी के शिखर पर थी, लेकिन इस खंडहर में वो उत्तराधिकारी मानी जा रही थी। इसका अर्थ था कि यहां उसकी शक्ति में असामान्य वृद्धि हो सकती थी। किनशिन और मु यिंगेंग दोनों ही 6 सितारा डो डी के अंतिम चरण में थी। मु यिंगेंग के पास पवित्र ज्वाला थी, जिससे उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता कहीं अधिक खतरनाक बन जाती थी। लेंग फुयाओं की आत्मा शक्ति और रसायन कौशल भी अत्यंत असाधारण थे। मु फेंग की शक्ति अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन यिन्यांग 8 त्रिकोण तकनीक की उसकी समझ इस पूरे अभियान में महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी। इसलिए जब यह समूह धीरे धीरे खंडहर के पास पहुंचा, तो कई लोगों की नजरें तुरंत उनकी ओर मुड़ गई। भीड़ में से किसी ने फुसफुसाकर कहा, वे लोग आ गए। दूसरा बोला, क्या ये धूप जलाने वाले मंडप और असंख्य फूलों वाले मंडप के लोग हैं? लेकिन
दोनों मंडपों के बीच तो संबंध अच्छे नहीं हैं। फिर वे एक साथ क्यों आए हैं? इन सवालों के बीच शियाओ यान की आंखें भीड़ को शांत भाव से देख रही थी। उसकी आत्मा शक्ति अत्यंत प्रबल थी। जैसे ही वो प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, उसे तुरंत महसूस हुआ कि वहां कई शक्तिशाली आभाएं छिपी हुई है। वो धीरे से बोला, यहां बहुत से लोग घात लगाकर बैठे हैं। ऐसा लगता है कि वे किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिव क्यूई ने शांत स्वर में समझाया, इस बार खंडहर की मुहर अलग है। जब द्वार खुलेगा तो 7 सितारा 2D पूर्णता से ऊपर के विशेषज्ञों की शक्ति दब जाएगी। इसलिए इस बार मुहर को तोड़ने के लिए कई बड़े संप्रदायों की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता होगी। शियाओ यान ने हल्का सिर हिलाया, तो इसका मतलब हम ही अंतिम समूह हैं। उसने दूर पहाड़ों के बीच चमकती मुहर को देखा, और मुहर भी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। यही सही समय है, ये कहकर वो आगे बढ़ गया। भीड़ के बीच से गुजरते हुए शियाओ यान के साथ 5 महिलाओं का दृश्य कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था। उनके चेहरे विशेष उपकरणों से ढके हुए थे, लेकिन उनकी अद्भुत सुंदरता और शक्ति को छिपाना संभव नहीं था। यही कारण था कि कुछ लोग ईर्ष्या और लालच से भर उठे। भीड़ से अचानक एक भारी आवाज गूंजी, ए लड़के! एक विशालकाय आदमी आगे बढ़ाया। उसने शियाओ यान का रास्ता रोकते हुए घूर कर कहा, अपने पीछे खड़ी इन महिलाओं को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारी जान की गारंटी देता हूं। लेंग फुयाओ की आंखों में तुरंत ठंडी चमक आई। वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि शियाओ यान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने शांत स्वर में कहा, रास्ते से हट जाओ। उस आदमी के चेहरे पर क्रोध उभर आया। लगता है तुम सच में मरना चाहते हो। अगले ही क्षण उसने अपनी तलवार निकाल ली। उसकी शक्ति मध्य स्तर के 6 सितारा 2D तक पहुंच चुकी थी। मर जाओ। उसने पूरी ताकत से तलवार घुमाई और बिजली की गति से शियाओ यान के सिर की ओर वार किया। भीड़ में खड़े कई लोग सांस रोककर ये दृश्य देखने लगे। कुछ ने मन ही मन सोचा, अगर ये हमला लग गया तो शियाओ यान का सिर पल भर में धड़ से अलग हो जाएगा। लेकिन अगले ही क्षण स्विश! शियाओ यान ने केवल एक कदम आगे बढ़ाया। उसने हाथ भी नहीं उठाया, और अगले ही पल वो विशालकाय आदमी हवा में गायब हो गया। पूरा क्षेत्र एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। डूचुन ने आश्चर्य से कहा, वह कहाँ गया? फेंग होंग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गायब नहीं हुआ। शियाओ यान ने उसे एक ही पल में मार दिया। यह सुनकर कई लोगों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। शियाओ यान ने हल्के से हाथ झाड़ते हुए भीड़ की ओर देखा, और कोई? उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें स्पष्ट चेतावनी छिपी हुई थी। भीड़ तुरंत पीछे हट गई। कोई भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शियाओ यान अपने साथियों की ओर मुड़ा, याद रखो, मैं किसी को तब तक परेशान नहीं करता जब तक वह मुझे परेशान न करे। यूरू और मु यिंगेंग ने हल्के से सिर हिलाया। वे दोनों अच्छी तरह जानती थी कि शियाओ यान का स्वभाव कैसा है। शिव क्यूई मन ही मन मुस्कुराई। ये लड़का सच में खतरनाक है। सही समय पर वार करता है और बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं। कुछ ही देर बाद वे खंडहर के प्रवेश मार्ग तक पहुंच गए। शियाओ यान ने सामने बने छोटे से मार्ग को देखते हुए कहा, क्या यही प्रवेश द्वार है? उसी समय पीछे से एक आवाज आई, नहीं, ये केवल रास्ता है। सबने मुड़कर देखा। सोंग यू होंग कियान के साथ धीरे धीरे आगे आ रही थी। वो मुस्कुराकर बोली, असली प्रवेश द्वार इस रास्ते के भीतर है। फिर उसने शियाओ यान की ओर देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम धूप जलाने वाले मंडप के शियाओ यान होगे। शियाओ यान हल्का मुस्कुराया। भीड़ में खड़े कई लोग इस दृश्य को देखकर हैरान थे। 10,000 तलवार संप्रदाय की गर्वीली शिष्या सोंग यू किसी से इतनी सहजता से बात कर रही थी। ये बहुत असामान्य था। सोंग यू अचानक हवा में उठी और ऊंची आवाज में बोली, सभी लोग ध्यान दें। भीड़ तुरंत शांत हो गई।
खंडहर में प्रवेश करने से पहले हमारे प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों को प्रवेश द्वार खोलना होगा। इसलिए गैर संबंधित लोग कृपया 3 मील पीछे हट जाएं। भीड़ में तुरंत विरोध की आवाजें उठने लगी। क्या? हम क्यों हटे? लेकिन अगले ही पल सोंग यू की तलवार से एक गूंजती हुई आवाज निकली। जो आदेश नहीं मानेगा उसे मृत्यु मिलेगी। साथ ही उसकी 7 सितारा डो डी की शक्ति पूरी तरह प्रकट हो गई। ये देखकर छोटे संप्रदायों के लोग तुरंत पीछे हट गए। कुछ ही क्षणों में मार्ग खाली हो गया। सोंग यू नीचे उतरकर बोली, अब हम सब अंदर जा सकते हैं। असली द्वार इसी मार्ग के भीतर है। इस बार हमें मिलकर मुहर तोड़नी होगी। शियाओ यान ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। ये लड़की सच में एक महान संप्रदाय की शिष्या है। फिर उसने अपने साथियों की ओर देखा। चलो। सभी लोग उस अंधेरे मार्ग में प्रवेश कर गए। मार्ग के भीतर कदम रखते ही उन्हें एक भयानक दबाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके शरीर को दबा रही हो। लेकिन वे सब आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर बाद उनके सामने एक विशाल लोहे का द्वार दिखाई दिया। उस द्वार पर जटिल नक्काशियां बनी हुई थी और उसके केंद्र में एक विशाल बागुआ आकृति चमक रही थी। उससे निकलती ऊर्जा इतनी भयानक थी कि आसपास की हवा भी भारी हो गई थी। ये वही मुहर थी जिसे तोड़कर उन्हें खंडहर के भीतर प्रवेश करना था। लोहे के उस विशाल द्वार के सामने खड़े सभी प्रतिभाशाली शिष्य कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। वातावरण में एक अजीब सा दबाव था, मानो वो प्राचीन द्वार अपने भीतर हजारों वर्षों का रहस्य समेटे खड़ा हो। सोंग यू आगे बढ़ी। उसने होंग कियान का हाथ थामे हुए भीड़ की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोली, सभी लोग सावधान रहें। ये लोहे का द्वार साधारण नहीं है। इसमें कुछ बेहद विचित्र शक्ति छिपी हुई है। ये सुनते ही बाकी संप्रदायों के शिष्य तुरंत चौकन्ने हो गए। मेंगफी भी कुछ कदम आगे बढ़ा। उसके पीछे औषधियों की टोकरी उठाए उसका सहायक फेंग रान खड़ा था। फेंग रान ने धीरे से पूछा, भाई फी, क्या आपको कुछ पता चला? मेंगफी की भौहें हल्की सिकुड़ गई। अजीब बात है, मैंने अपनी आत्मशक्ति से इस लोहे के द्वार की जांच करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी आत्मशक्ति इसे छूती है वो तुरंत इसमें समा जाती है। फेंग रान चौंक गया। क्या वो निगल ही जाती है? मेंगफी ने सिर हिलाया। हां, जैसे ये द्वार आत्मशक्ति को निगल जाता हो। उसकी आवाज में स्पष्ट आश्चर्य था। उसकी आत्मशक्ति पहले ही सम्राट स्तर तक पहुंच चुकी थी, फिर भी ये द्वार उसके लिए रहस्यमय बना हुआ था। उधर दूसरी ओर ची हाओकिंग ने अपने बड़े भाई की ओर देखा। भाई, तुम्हें कुछ समझ आया? ची हाओरान शांत भाव से लोहे के द्वार का निरीक्षण कर रहा था। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, मैंने युद्ध शक्ति से इसे परखने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी शक्ति भी इस मुहर में समा गई। फिर उसने अपने भाई की ओर देखते हुए कहा, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, कभी कभी किताबें पढ़ना भी जरूरी होता है। ची हाओकिंग ने असहज हंसी हंस दी। तुम जानते हो, मुझे इन सब चीजों में कभी दिलचस्पी नहीं रही। दोनों भाई फिर चुप हो गए। उन्होंने जो खोज की थी उसे दूसरों के सामने प्रकट करने का उनका कोई इरादा नहीं था। उसी समय सोलोमन गुनी भी द्वार के पास खड़ा था। उसने भी अपनी शक्ति से उस परखने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने द्वार के रहस्यमय पैटर्न को छुआ, एक भयानक ऊर्जा ने उसका पीछा किया। यदि उसके पास विशेष तकनीक न होती तो शायद वो उसी क्षण घायल हो जाता। भीड़ के बीच खड़ा शियाओ यान भी उस लोहे के द्वार को ध्यान से देख रहा था। उसके मन में अचानक एक अजीब सा एहसास जाग उठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने ये दृश्य पहले भी कहीं देखा हो, लेकिन उसने बाकी लोगों की तरह अपनी युद्ध शक्ति या आत्मशक्ति का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने आंखें बंद कर ली और अपने मन को शांत कर लिया, मानो वो उस लोहे के द्वार से संवाद करने की कोशिश कर रहा हो। मु यिंगेंग ने यह दृश्य देखकर चिंतित स्वर में पूछा, वो क्या कर रहा है?
यूरो ने तुरंत ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह तुम्हारे समझने की चीज नहीं है। उसकी आंखों में हल्की प्रतिस्पर्धा की चमक थी। यूरो के लिए शियाओ यान केवल एक साथी नहीं था। उसके पिता पहले ही उसे अपना भावी जीवन साथी मान चुके थे। इसलिए वो किसी और को उसके करीब आते देखना पसंद नहीं करती थी। मु यिंगेंग ने कुछ नहीं कहा। उसने बस शांत होकर चारों ओर देखने लगी। इसी समय यूरू की आंखें भी धीरे धीरे बंद हो गई। उसके माथे पर बना रहस्यमय चिन्ह हल्के हल्के चमकने लगा। अचानक उस चिन्ह से निकलती रोशनी लोहे के द्वार से निकलती ऊर्जा के साथ तालमेल बनाने लगी। कुछ ही क्षण बाद शियाओ यान ने आंखें खोल दी। यूरू ने तुरंत पूछा, तुम्हें कुछ समझ आया? शियाओ यान के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। शायद मुझे इसका तरीका समझ आ गया है। फिर उसने अपनी आत्मशक्ति से केवल अपने साथियों तक संदेश पहुंचाया। कुछ देर बाद हम ऐसा करेंगे। उसकी योजना सुनते ही लेंग फुयाओं के चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। ये तो बहुत जोखिम भरा है। शियाओ यान ने हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने मु फेंग की ओर देखा। मु फेंग, तुम्हारे लिए कोई समस्या तो नहीं होगी? मु फेंग तुरंत हंस पड़ा। समस्या? बिल्कुल नहीं, उसने गर्व से कहा। भले ही मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूं, लेकिन इस बागुआ संरचना को कुछ समय के लिए रोकना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। शियाओ यान ने संतोष से सिर हिलाया। अभी नहीं, पहले उन्हें थोड़ी देर और खोजने दो। कुछ समय बाद सोंग यू ने चारों ओर देखा। सभी संप्रदायों के शिष्य द्वार के सामने खड़े थे, लेकिन किसी को भी मुहर तोड़ने का तरीका समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने ऊंची आवाज में पूछा, आप सबको क्या लगता है, इस मुहर को कैसे तोड़ा जा सकता है? भीड़ कुछ क्षण शांत रही। तभी शियाओ यान आगे बढ़ा। क्यों ना हम इसे आजमा कर देखें? सोंग यू ने उसकी ओर देखा और तुरंत सिर हिलाया। ठीक है। शियाओ यान ने लोहे के द्वार पर बने बागुआ पैटर्न की ओर इशारा करते हुए कहा, इस मुहर का रिकॉर्ड हमारे धूप मंडप में मौजूद है। इसे तोड़ना असंभव नहीं है, लेकिन केवल धूप मंडप और पुष्प मंडप की शक्ति पर्याप्त नहीं होगी। ये सुनते ही बाकी संप्रदायों के शिष्य समझ गए कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें मिलकर काम करना ही होगा। शियाओ यान ने आगे कहा, हम मुख्य शक्ति बनेंगे। आप सभी अपनी पूरी शक्ति इस लोहे के द्वार पर केंद्रित करें और मुहर को तोड़ने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दें। कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर एक एक करके सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। शियाओ यान ने शांत स्वर में कहा, तो शुरू करें। मु फेंग तुरंत जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसके चारों ओर गहरे नीले रंग की डोची घूमने लगी। वो धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगा। उसी समय बाकी सभी विशेषज्ञों ने अपनी पूरी शक्ति लोहे के द्वार पर छोड़ दी। दर्जनों शक्तिशाली आभाएं एक साथ उस द्वार की ओर उमड़ पड़ी। द्वार अचानक कांप उठा, लेकिन जैसे ही वो शक्ति को निगलने लगा, मु फेंग अचानक चिल्लाया, मेरे लिए रास्ता बनाओ। उसकी हथेली से एक रहस्यमय ऊर्जा निकली और सीधे बागुआ पैटर्न से टकराई। अगले ही क्षण लोहे के द्वार पर एक छोटा सा दरार दिखाई दी। मुहर टूट गई। भीड़ में हलचल मच गई। जल्दी अंदर जाओ। लेकिन उसी क्षण शियाओ यान के होठों पर एक अजीब मुस्कान उभरी। उसने धीमे स्वर में कहा, माफ करना, लेकिन मैं पहले जाऊंगा। अगले ही पल उसके और उसके साथियों के पैरों के नीचे चांदी की रोशनी चमकी और एक क्षण में वे सभी गायब हो गए। ची हाओरान की आंखें अचानक फैल गई। बुरा हुआ। उसने तुरंत अपनी पूरी शक्ति उस दरार पर छोड़ दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दरार बंद हो चुकी थी। लोहे का द्वार फिर से शांत हो गया। ची हाओरान ने दांत भींचते हुए कहा, लानत है उस चालाक आदमी को। लोहे के द्वार के सामने अचानक गूंजती हुई चीख ने पूरे गलियारे को हिला दिया। लानत है उस कमीने पर। ची हाओरान की विशैली आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर कई बार गूंज उठी। उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था।
उसने पूरी ताकत से उस छोटे से छेद पर हमला किया, जिससे कुछ ही क्षण पहले शियाओ यान और उसके साथी भीतर प्रवेश कर चुके थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका हमला खाली हवा में जा गिरा। वह दरार जिससे होकर शियाओ यान का दल अंदर गया था, फिर से बंद हो चुकी थी। अब वहां केवल ठंडी, निर्जीव लोहे की सतह बची थी। सोंग यू ने यह दृश्य देखा और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये लड़का सच में चालाक है। वो जानती थी कि शियाओ यान साधारण व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसकी इस चाल पर उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। ची हाओरान ने गहरी सांस ली और भीड़ की ओर मुड़ा। अब बहस का कोई फायदा नहीं है। अगर हम खंडहर में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें एकजुट होकर इस मुहर को तोड़ना ही होगा। कुछ संप्रदायों के शिष्य निराश होकर आह भरने लगे। हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ची हाओरान ने अचानक अपनी शक्ति बढ़ा दी और लोहे के द्वार पर एक और शक्तिशाली हमला किया। जल्दी करो, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। उसकी आवाज में आदेश की कठोरता थी। अगले ही क्षण बाकी सभी प्रतिभाशाली शिष्यों ने भी अपनी पूरी ताकत उस लोहे के द्वार पर छोड़ दी। बूम, बूम, बूम। दर्जनों शक्तिशाली आभाएं एक साथ उस प्राचीन द्वार पर टूट पड़ी। द्वार पर बना विशाल बागुआ चिन्ह कांपने लगा। लोहे की पूरी संरचना हिलने लगी। शियाओ यान और उसके साथियों ने पहले ही बागुआ संरचना को कमजोर कर दिया था, इसलिए अब वो लंबे समय तक टिक नहीं सकती थी। ची हाओरान ने दांत भींचते हुए अपनी शक्ति और बढ़ा दी। अब भी काफी नहीं है। उसके नेतृत्व में सभी लोगों ने अपनी शक्ति चरम तक पहुंचा दी। अचानक धड़ाम, एक भयानक विस्फोट हुआ। लोहे का विशाल द्वार आखिरकार उस अपार शक्ति को सहन नहीं कर पाया और हजारों टुकड़ों में टूट गया। धूल और पत्थरों का बादल चारों ओर फैल गया। अंदर जाओ। ची हाओरान बिना एक पल गवाए सबसे पहले आगे बढ़ा और खंडहर के भीतर कूद गया। उसके पीछे बाकी सभी संप्रदायों के प्रतिभाशाली शिष्य भी दौड़ पड़े। कुछ ही क्षणों में पूरा क्षेत्र अराजकता से भर गया। हर कोई खंडहर के भीतर छिपे खजाने को पाने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब असली संघर्ष शुरू होने वाला था। लेकिन इस समय खंडहर के भीतर सबसे पहले प्रवेश करने वाला समूह था शियाओ यान और उसके साथी। मु फेंग जोर से हंस पड़ा। हा, शियाओ यान, तुम्हारी चाल तो कमाल की थी। उसने अंगूठा उठाकर कहा। शियाओ यान हल्का मुस्कुराया। ये कोई चाल नहीं थी। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वे सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे टिड्डे का पीछा करने वाले कीड़े। किसी को भी ये एहसास नहीं था कि पीछे से कोई पक्षी उन्हें निगल सकता है। वो थोड़ी देर रुका, फिर शांत स्वर में बोला, इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। शियू क्यूई ने गंभीर स्वर में कहा, अब मजाक छोड़ो, हमें जल्दी करना होगा। पहले जीवन और मृत्यु की ज्वाला ढूंढते हैं, फिर मुख्य हॉल की ओर जाएंगे और विरासत पर कब्जा करेंगे। शियाओ यान ने यूरू की ओर देखा। क्या बाकी लोग हमसे पहले वहां नहीं पहुंच जाएंगे? यूरू ने धीरे से सिर हिलाया। चिंता मत करो, मेरे पास विरासत का प्रतीक चिन्ह है। असली विरासत इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलेगी। फिर उसने धीमी आवाज में जोड़ा, और हमें एक भयानक उपस्थिति का भी आभास हो रहा है। वो व्यक्ति यहां विरासत की शक्ति का इंतजार कर रहा है। शियाओ यान की भौहें सिकुड़ गई। उसकी शक्ति, यूरू ने गंभीर स्वर में कहा, सीनियर सिस्टर से भी ज्यादा। यह सुनकर शियाओ यान कुछ क्षण चुप रहा। शियू क्यूई पहले से ही 7 सितारा 2D के प्रारंभिक स्तर पर थी। यदि कोई उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था तो वो वास्तव में खतरनाक दुश्मन हो सकता था। लेकिन शियाओ यान ने तुरंत फैसला किया। चलो। वो आगे बढ़ गया। जैसे ही वे उस दरार से अंदर आए थे, उन्होंने तुरंत खंडहर के भीतर व्याप्त प्राचीन ऊर्जा को महसूस किया था। वो ऊर्जा इतनी भारी थी कि सामान्य साधक शायद उसी क्षण दब जाते।
लेकिन शियाओ यान की आत्मशक्ति उन्हें लगातार सुरक्षित रख रही थी। वे इस समय एक सफेद स्थानिक मार्ग के भीतर थे। ये मार्ग अनंत लगता था। चारों ओर केवल सफेद प्रकाश था। शियाओ यान ने थोड़ी देर ध्यान लगाया, फिर कहा, यह मार्ग खंडहर के अंदरूनी हिस्से से जुड़ता है। प्रकाश का पीछा करो। सबने तुरंत सिर हिलाया। कुछ ही क्षणों बाद दूर एक चमकता हुआ द्वार दिखाई देने लगा। मु फेंग सबसे पहले चिल्लाया, वो रहा बाहर निकलने का रास्ता। उत्साह में उसने अपनी गति बढ़ा दी और सीधे उस प्रकाश द्वार की ओर छलांग लगा दी। सावधान! शियाओ यान अचानक चिल्लाई, लेकिन तब तक मु फेंग उस द्वार को पार कर चुका था। अगले ही पल उसका शरीर अचानक नीचे गिरने लगा। हे भगवान! मु फेंग घबरा गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है। शियाओ यान बिजली की गति से आगे बढ़ी और उसका कॉलर पकड़ लिया। संभल कर! मु फेंग ने नीचे देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उनके नीचे एक विशाल नीला महासागर फैला हुआ था। अनंत, अथाह, अंतहीन। शियाओ यान ने भी नीचे झांका। उसकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। यह समुद्र इतना विशाल था कि उसकी तुलना किसी भी झील या नदी से नहीं की जा सकती थी। लहरें चट्टानों से टकराकर भयानक गर्जना कर रही थी। और फिर शियाओ यान की नजर समुद्र के ऊपर तैरती 3 विशाल आकृतियों पर टिक गई। 3 द्वीप, तीनों समुद्र के ऊपर हवा में तैर रहे थे। उनके नीचे कोई सहारा नहीं था, फिर भी वे स्थिर थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थामे हुए हो। मु यिंगेंग की आंखें चमक उठीं। पूर्व दिशा वाला द्वीप सबसे छोटा है। वो उत्साहित होकर बोली, मुझे वहां ज्वालाओं की हल्की ऊर्जा महसूस हो रही है। जीवन और मृत्यु की ज्वाला शायद वही है। शियाओ यान ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे भी वही महसूस हो रहा है। उसने ध्यान से तीनों द्वीपों को देखा। वे त्रिकोण के आकार में व्यवस्थित थे। 2 बड़े द्वीप और एक छोटा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बड़े द्वीप उस छोटे द्वीप की रक्षा कर रहे हों। उसी समय यूरू ने ऊपर स्थित तीसरे द्वीप की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अजीब! वो धीरे से बोली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे वहां बुला रहा हो। उसके माथे पर बना रहस्यमय चिन्ह अचानक चमकने लगा। शियाओ यान ने तुरंत समझ लिया। सबसे छोटा द्वीप जीवन और मृत्यु की ज्वाला, दाहिना द्वीप युद्ध आत्मा, और ऊपर वाला विरासत का स्थान। लेकिन तभी शियू क्यूई अचानक चिल्लाई, सावधान! अचानक वो स्थानिक मार्ग गायब हो गया। अगले ही क्षण शियाओ यान और उसके साथी धूमकेतु की तरह नीचे गिरने लगे। उनकी गति इतनी तेज थी कि हवा चीरने की आवाज गूंजने लगी। नीचे अनंत महासागर और उसके ऊपर तैरते 3 रहस्यमय द्वीप उनका इंतजार कर रहे थे। आकाश से गिरते हुए शियाओ यान और उसके साथियों के चेहरे पर अचानक घबराहट की लकीरें उभर आई। धिक्कार है! शियाओ यान ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। अभी कुछ क्षण पहले तक वे स्थानिक मार्ग के भीतर सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही वो मार्ग अचानक गायब हुआ, सभी सीधे आकाश से नीचे गिरने लगे। उनके नीचे फैला हुआ था एक अथाह, ठंडा और रहस्यमय महासागर। इतनी ऊंचाई से गिरना साधारण बात नहीं थी। अगर वे सीधे समुद्र से टकराते तो उनकी हड्डियां तक चकनाचूर हो सकती थी। शियाओ यान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आत्मा शक्ति! उसकी आंखों में तेज चमक उठी। अगले ही पल उसकी विशाल आत्मिक ऊर्जा चारों ओर फैल गई। उसने गिरते हुए साथियों के शरीरों को एक अदृश्य शक्ति से थाम लिया और गिरने की गति को कम कर दिया। फिर प्लॉप! एक एक करके सभी लोग विशाल महासागर में गिर पड़े। ठंडे पानी की तेज लहरें चारों ओर फैल गई। जैसे ही वे समुद्र में डूबे, लेंग फुयाओ अचानक कांप उठी। आह! किनशिन ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? लेंग फुयाओ ने दांत बजाते हुए कहा, बहन किनशिन,
ये पानी बहुत ठंडा है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये साधारण ठंड नहीं थी। इस महासागर के पानी में एक अजीब, हड्डियों तक को जमा देने वाली ऊर्जा भरी हुई थी। ये देखकर शियाओ यान ने तुरंत अपनी शक्ति सक्रिय कर दी। जाओ, उसने अपने भीतर बर्निंग तकनीक को सक्रिय किया। अगले ही पल उसके शरीर से भयंकर ज्वालाएं फूट पड़ी और सभी को घेर लिया। अजीब बात यह थी कि पानी के भीतर भी वे ज्वालाएं बुझ नहीं रही थी, बल्कि वे सभी के शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाकर खड़ी हो गई। अब समुद्र की ठंडक उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। शियाओ यान ने गंभीर स्वर में कहा, सावधान रहो, ये महासागर साधारण नहीं है। उसने अपनी आत्मशक्ति से चारों ओर का निरीक्षण किया। ये समुद्र इतना विशाल था कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी कठिन था। सबने सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर उनकी नजर ऊपर गई। उनके सिर के ऊपर आकाश में तैर रहे थे 3 विशाल द्वीप। मु यिंगिंग ने धीरे से कहा, यह दृश्य सच में अद्भुत है। तीनों द्वीप इतने विशाल थे कि दूर से देखने पर वे किसी प्राचीन जीव की तरह प्रतीत होते थे। वे समुद्र के ऊपर स्थिर थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थामे हुए हो। शियाओ यान ने कुछ देर उन्हें ध्यान से देखा। हमें वहां पहुंचना होगा। मु यिंगिंग ने हल्की भौहें चढ़ाई। तैरकर? कुछ क्षण के लिए सभी चुप हो गए। फिर यूरू ने धीरे से कहा, मुझे तैरना नहीं आता। लेंग फुयाओ ने भी धीमी आवाज में कहा, मुझे भी नहीं। किन शिन ने भी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। यह सुनकर शियाओ यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने माथा पकड़ लिया। तुम लोगों को तैरना भी नहीं आता? कुछ क्षणों तक वहां अजीब सा सन्नाटा रहा। फिर शियाओ यान ने गहरी सांस ली। ठीक है, तुम सब यही रुको। वो आगे बोला, मैं जाकर देखता हूं। तभी शियू क्यूई ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी आंखों में शांत आत्मविश्वास था। मैं इस जगह की ऊर्जा को महसूस कर सकती हूं। फिलहाल यहां कोई सीधा खतरा नहीं है। बाकी लोग यही इंतजार करें। शियाओ यान ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने मु फेंग की ओर देखा। मु फेंग, मैं इन्हें तुम्हारी जिम्मेदारी में छोड़ रहा हूं। मु फेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। इसके बाद शियाओ यान और शियू क्यूई धीरे धीरे समुद्र में तैरते हुए तीनों द्वीपों की दिशा में बढ़ने लगे। कुछ दूरी जाने के बाद शियाओ यान ने अचानक कहा, एक बार कोशिश करते हैं, शायद हम उठ सकें। शियू क्यूई मुस्कुराई। कोशिश कर लो। अगले ही क्षण शियाओ यान के शरीर के चारों ओर भयंकर ज्वालाएं भड़क उठीं। उसने पूरी ताकत से ऊपर छलांग लगाई। उठो। उसका शरीर बिजली की गति से पानी से ऊपर उठा और कुछ क्षणों के लिए हवा में आ गया। शियाओ यान चिल्लाया, मैं उड़ गया। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले उसका शरीर अचानक नीचे गिरने लगा। प्लॉप! वो फिर से पानी में जा गिरा। शियू क्यूई हंस पड़ी। हार मान लो। इस समुद्र में कोई विशेष शक्ति है जो हमारी उड़ने की क्षमता को सीमित कर रही है। शियाओ यान ने सिर झटक दिया। ठीक है, तैर कर ही जाना होगा। दोनों धीरे धीरे द्वीपों की ओर बढ़ने लगे। उधर पीछे समुद्र में बाकी लोग इंतजार कर रहे थे। मु फेंग चुपचाप खड़ा था। किनशिन धीरे से यूरू के पास आई। तो तुम ही इस पवित्र अवशेष की उत्तराधिकारी हो? यूरू ने शांत भाव से उत्तर दिया। हां। किनशिन ने सिर हिलाया। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, और तुम्हारा शियाओ यान के साथ रिश्ता? काफी अच्छा लगता है। यूरू कुछ क्षण चुप रही। दोस्त है। उसके उत्तर के साथ ही मु यिंगिंग ने हल्के से उसकी ओर देखा। दोनों महिलाओं के बीच एक अदृश्य तनाव फैल गया। किनशिन ने मन ही मन सोचा, ये दोनों सच में असाधारण है। यूरू एक विरासत की उत्तराधिकारी थी। मु यिंगिंग के भीतर भी कोई रहस्यमय शक्ति छिपी हुई थी। फिर उसने खुद से पूछा, आखिर शियाओ यान में ऐसा क्या है कि ये दोनों महिलाएं उसकी ओर आकर्षित हैं?
किनशिन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कोई बात नहीं, अगर वो सच में इतना प्रतिभाशाली है तो भविष्य में उसके साथ दोस्ती करना बुरा नहीं होगा। उधर मु फेंग ने इन सबको देखा और गहरी सांस ली। महिलाएं सच में मुश्किल होती है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। चलो चुपचाप इंतजार करते हैं। दूर समुद्र के ऊपर शियाओ यान और शियू क्यूई रहस्यमय द्वीपों की ओर बढ़ते जा रहे थे। लेकिन इस विशाल महासागर के नीचे कुछ अज्ञात और भयावह चीजें भी धीरे धीरे जाग रही। समुद्र की अथाह गहराइयों के बीच नीले जल के ऊपर तैरते हुए 3 रहस्यमय द्वीपों की छाया धीरे धीरे लहरों पर पड़ रही थी। उसी समुद्र के भीतर शियाओ यान और शियू क्यूई सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उनके शरीर के चारों ओर अग्नि और वायु की शक्तियां लिपटी हुई थी, जो इस बर्फ जैसी ठंडी जलराशि से उनकी रक्षा कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे द्वीपों के नीचे वाले क्षेत्र के पास पहुंचे, समुद्र का स्वरूप बदलने लगा। छप नीले समुद्र की सतह अचानक बुरी तरह उफान मारने लगी। विशाल लहरें उठने लगी और उनके भीतर एक भयानक दबाव पैदा हो गया। शियाओ यान और शियू क्यूई के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र स्वयं उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। शियाओ यान ने गंभीर स्वर में कहा, जैसे जैसे हम द्वीपों के नीचे पहुंच रहे हैं, पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। उनकी आंखों के सामने पानी की मोटी परतें किसी दीवार की तरह उठ रही थी। समुद्र का हर हिस्सा मानो जीवित हो उठा था। शियू क्यूई ने ऊपर आकाश में तैरते द्वीपों की ओर देखा और धीरे से बोली, हमें सीधे द्वीप के प्रवेश क्षेत्र के नीचे तक पहुंचना होगा। दोनों सावधानी से कुछ और दूरी तैरकर आगे बढ़े। अब वे ठीक उन तीनों द्वीपों के नीचे वाले क्षेत्र में पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें तुरंत एक विचित्र अंतर महसूस हुआ। यहां का पानी बाकी समुद्र से अलग था, तापमान और भी ठंडा था, और सबसे महत्वपूर्ण, शियाओ यान की आत्मशक्ति ने गहराई से एक बेहद भयावह कंपन महसूस किया। समुद्र की गहराइयों में कुछ था, कुछ विशाल, कुछ भयानक, और वो उन्हें देख रहा था। शियाओ यान ने धीमी आवाज में कहा, तुमने भी महसूस किया? शियू क्यूई ने सिर हिलाया। उसकी आंखें गंभीर हो गई थी। तीनों द्वीपों में प्रवेश करने के लिए हमें इनके नीचे से गुजरना होगा, लेकिन यहां कुछ छिपा हुआ है। वो कुछ क्षण रुकी और वो हमें देख रहा है। शियाओ यान ने गहरी सांस ली। उसकी शक्ति पहले ही 6 सितारा डोडी पूर्णता तक पहुंच चुकी थी। उसके पास पवित्र ज्वाला और सम्राट ज्वाला दोनों की शक्ति थी। फिर भी अगर कोई चीज उसे खतरा महसूस करा रही थी, तो वो साधारण जीव नहीं हो सकता था। लेकिन शियाओ यान पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब हम यहां तक आ ही गए हैं, तो क्यों न जाकर देख ही ले? शियू क्यूई ने उसे उत्सुकता से देखा। क्या तुम्हें भरोसा है? शियाओ यान ने शांत स्वर में कहा, अगर वो हमें हरा भी सकता है, तो भी मुझे यकीन है कि मैं बच निकल सकता हूं। यह सुनकर शियू क्यूई हल्का मुस्कुराई। अच्छा साहस है। फिर उसने कहा, तो चलो देखते हैं। दोनों सावधानी से समुद्र की गहराई की ओर बढ़ने लगे। हर कदम पर वे अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कर रहे थे, ताकि जरासी भी असामान्य हलचल होते ही तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें। कुछ क्षण बाद शियाओ यान ने अचानक सिर खुजलाया और थोड़ा संकोच से बोला, वैसे पानी में मेरी युद्ध शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है। शियू क्यूई हंस पड़ी। मुझे पता है, अग्नि तत्व का यही स्वभाव है। पानी अग्नि को दबा देता है। उसने आगे कहा, लेकिन मैं वायु तत्व से जुड़ी हूं, इसलिए इस वातावरण में मुझे ज्यादा समस्या नहीं होगी। शियाओ यान ने सिर हिलाया। ठीक है, अब सावधान रहना। दोनों धीरे धीरे द्वीप के बिल्कुल नीचे वाले क्षेत्र में प्रवेश करने लगे, और उसी क्षण समुद्र की गहराई में अचानक भयानक गर्जना गूंज उठी। बूम! ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन दैत्य जा गया हो। शियाओ यान का चेहरा तुरंत बदल गया।
उस गर्जना में इतनी शक्ति थी कि उसकी आत्मा तक कांप उठी। अच्छा नहीं, शिउ क्यूई ने तुरंत कहा। पीछे हटो। लेकिन देर हो चुकी थी। गहरे समुद्र से अचानक 100 फुट ऊंचा जलस्तंभ ऊपर उठा और सीधे उनकी ओर बढ़ा। स्विश! पानी का वह स्तंभ बिजली की तरह उनकी ओर झपटा। शिउ क्यूई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पवन कवच! उसने हाथ उठाया और उनके सामने एक अदृश्य वायु दीवार प्रकट हो गई। अगले ही पल, बूम! जल स्तंभ उस वायु दीवार से टकराया। भयानक दबाव ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। शिउ क्यूई की वायु दीवार कांपने लगी। उसी क्षण शियाओ यान ने अपनी शक्ति मुक्त कर दी। सम्राट ज्वाला! उसके हाथों से अग्नि की भयंकर लपटें निकल पड़ी और सीधे उस जल स्तंभ पर टूट पड़ी। पानी पहले ही वायु दीवार से टकराकर कमजोर हो चुका था। अब अग्नि की शक्ति से वो तुरंत टूट गया और समुद्र में बिखर गया। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। शिउ क्यूई ने गहरी सांस ली। ये जीव बहुत शक्तिशाली है। शियाओ यान ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे लड़ाई से डर नहीं लगता। वो थोड़ा हंसा। लेकिन इस समुद्र में फंस जाना सच में परेशान करने वाला है। इस समुद्र की विचित्र शक्ति उसकी ज्वालाओं को कमजोर कर रही थी। उसकी सामान्य शक्ति का लगभग आधा हिस्सा ही बचा था। तभी शियाओ यान ने अचानक कहा, सावधान रहो, वो अभी भी यही है। अगले ही पल शिउ क्यूई ने अपनी शक्ति पूरी तरह मुक्त कर दी। उसके पैरों के नीचे एक सफेद बवंडर बनने लगा। हवा की सुरक्षा! कुछ ही क्षणों में एक विशाल वायु भंवर उनके चारों ओर घूमने लगा। उस भंवर ने समुद्र के पानी को पीछे धकेल दिया और उनके चारों ओर लगभग 10 मीटर का एक सूखा क्षेत्र बना दिया। अब शियाओ यान की ज्वालाएं पूरी शक्ति से जल सकती थी। शियाओ यान ने आश्चर्य से कहा, कमाल है, लेकिन समुद्र की गहराई में छिपा वो रहस्यमय जीव अब सचमुच क्रोधित हो चुका था। अचानक समुद्र फिर से गरज उठा। बूम! गहराई से एक साथ 10 विशाल जलस्तंभ उठ खड़े हुए, हर 100 फुट से भी ऊंचा। वे सीधे शियाओ यान और शिउ क्यूई की ओर बढ़ रहे थे। शिउ क्यूई हमला करने ही वाली थी कि शियाओ यान मुस्कुराया। इस बार मुझे करने दो। अब उसके चारों ओर पानी नहीं था। उसकी ज्वालाएं अपनी पूरी शक्ति पर थी। महान सृजन हथेली! उसने एक ही प्रहार में 2 जलस्तंभों को चकनाचूर कर दिया। फिर उसने अपने विचित्र अग्नि शाश्वत शासक को उठाया। 7 गुना आकाश भेदी शासक। पहला प्रहार, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 विशाल अग्नि स्तंभ बिजली की तरह आगे बढ़े और बाकी जलस्तंभों से टकरा गए। कुछ ही क्षणों में सभी जलस्तंभ नष्ट हो गए। शिउ क्यूई ने आश्चर्य से कहा, मुझे पता नहीं था तुम इतने शक्तिशाली हो। लेकिन तभी समुद्र की सतह अचानक कांप उठी। नीले पानी में अनगिनत बुलबुले उठने लगे। तापमान तेजी से गिरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र की गहराई से कोई विशाल प्राणी अब सचमुच ऊपर आने वाला हो। नीले महासागर की गहराइयों में अचानक उठती हुई लहरें मानो किसी प्राचीन दानव के जागने की घोषणा कर रही थी। समुद्र की सतह उबलते हुए जल की तरह फट रही थी। चारों ओर से उठते बुलबुले, तेज होती ठंड और समुद्र की बेचैन लहरें, सब कुछ एक ही बात का संकेत दे रहे थे। कुछ भयानक बाहर आने वाला था। शियाओ यान की आंखें सिकुड़ गई। उसका शरीर तुरंत युद्ध मुद्रा में आ गया। ये बाहर आ रहा है, उसने धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा। शिउ क्यूई ने भी अपनी सांस रोक ली। दोनों की निगाहें समुद्र की सतह पर टिक गई। ग्लग, ग्लग! समुद्र के भीतर से उठती आवाजें मानो किसी विशाल जीव की सांसें थी। कुछ ही क्षण बाद समुद्र अचानक फट पड़ा। स्विश! एक विशाल लहर उठी और उसके भीतर से एक विशाल छाया प्रकट हुई। अगले ही पल वो छाया पूरी तरह सामने आ गई। शियाओ यान की आंखें फैल गई। ये! उसने गहरी सांस ली और मुश्किल से शब्द निकाले। स्वर्गीय दानव वैल! शिउ क्यूई भी स्तब्ध रह गई।
उनके सामने खड़ा वो प्राणी साधारण नहीं था। उसका विशाल शरीर हजारों फीट लंबा था। उसका रंग गहरे नीले समुद्र के साथ घुल मिल जाता था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे केवल समुद्र की लहर समझ ले, लेकिन उसकी आंखें, वे भयानक थी। उनमें क्रूरता, घृणा और रक्तपिपासा की चमक थी। उसकी विशाल पूंछ धीरे धीरे समुद्र की सतह पर प्रहार कर रही थी। हर प्रहार के साथ समुद्र में भूकंप जैसा कंपन पैदा हो रहा था। शियाओ यान ने गंभीर स्वर में कहा, स्वर्गीय दानव व्हेल, ये प्राणी केवल प्राचीन युग में पाया जाता था। जहां भी ये दिखाई देता था, वहां नरसंहार होता था। वो कुछ पल रुका और कहा जाता है कि ऐसे जीव अक्सर महान खजानों के रक्षक होते हैं। शियू क्यूई की आंखों में भी गंभीरता आ गई। शियाओ यान ने आगे कहा, और ये पूरी तरह वयस्क है। उसने गहरी सांस ली। एक वयस्क स्वर्गीय दानव व्हेल 8 सितारा 2D विशेषज्ञ के बराबर शक्ति रखती है। शियू क्यूई के चेहरे का रंग बदल गया। समुद्र के भीतर ये जीव और भी खतरनाक था। तभी स्वर्गीय दानव व्हेल ने अचानक दहाड़ लगाई। गर्र, उसकी आवाज समुद्र में गूंज उठी। फिर से तुम ही हो, नीच इंसान। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। स्पष्ट था कि उसे मनुष्यों से गहरी घृणा थी। शियाओ यान ने स्थिति को तुरंत समझ लिया। उसने धीमे स्वर में कहा, इसकी शक्ति 8 सितारा 2D के शुरुआती स्तर तक पहुंच चुकी है और ये समुद्र में है। उसने शियू क्यूई की ओर देखा। यहां इसका लाभ बहुत बड़ा है। शायद एक मध्य स्तर का 8 सितारा 2D भी इसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शियू क्यूई ने होंठ भींच लिए। तभी स्वर्गीय दानव व्हेल ने अचानक अपना विशाल मुंह खोला। उसके भीतर से नीली ऊर्जा का एक भयंकर गोला निकला। मर जाओ। बूम! ऊर्जा का वो हमला बिजली की तरह उनकी ओर बढ़ा। शियाओ यान तुरंत हरकत में आ गया। ध्यान से, वो जानता था कि सीधी लड़ाई में जीतना लगभग असंभव था, लेकिन भागने का रास्ता भी नहीं था। शियू क्यूई ने चिंतित होकर पूछा, अब क्या करें? शियाओ यान की आंखों में दृढ़ता चमक उठी। अब हमारे पास केवल एक रास्ता है, लड़ना। वो कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, क्या तुम मुझे समुद्र के पानी से अलग रख सकती हो? शियू क्यूई ने तुरंत समझ लिया। मैं कोशिश करूंगी। उसने अपनी वायु ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। शियाओ यान ने गहरी सांस ली। अगर ये पानी मुझे नहीं छुएगा, तो मेरे पास इससे लड़ने का तरीका है। दरअसल, जब भी ये समुद्री जल उसे छूता था, उसकी ज्वाला शक्ति आधी रह जाती थी। लेकिन अगर पानी अलग हो जाए, तो उसकी असली शक्ति प्रकट हो सकती थी। उधर स्वर्गीय दानव व्हेल और भी क्रोधित हो चुकी थी। ये वही रक्षक था जिसने पिछले बार खंडहर में घुसने वाले सभी मनुष्यों को मार डाला था। उसे अपने ऊपर बेहद गर्व था, और उसके सामने ये 2 मनुष्य उसे तुच्छ लग रहे थे। जाओ! उसने व्यंग्य से हमला किया। उसे लगा ये लड़ाई कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी समय शियाओ यान की आंखों में एक भयानक चमक उभरी। पीले झरनों का प्रकोप। उसकी आत्मिक शक्ति अचानक विस्फोट की तरह फैल गई। अदृश्य आत्मा ऊर्जा सीधे स्वर्गीय दानव व्हेल से टकराई। छप! टकराव से हवा में एक इंद्रधनुष जैसा प्रकाश फैल गया। स्वर्गीय दानव व्हेल थोड़ी देर के लिए चौंक गई। अरे! उसने गुर्राते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा शक्ति बहुत शक्तिशाली है। जादुई प्राणियों के लिए आत्मा शक्ति घातक होती है, लेकिन स्वर्गीय दानव व्हेल की विशेष प्रकृति के कारण उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। फिर भी वो प्रभावित हुई थी। शियाओ यान की आंखों में क्रोध चमक उठा। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अचानक उसके शरीर के चारों ओर अग्नि के कई चमकते हुए छल्ले प्रकट हो गए। सम्राट ज्वाला! स्वर्गीय दानव व्हेल हंस पड़ी। मूर्ख मनुष्य, ये समुद्र है। तुम्हारी आग यहां तुम्हें ही नष्ट कर देगी। उसने अपनी विशाल पूंछ समुद्र पर मारी। अगले ही पल समुद्र की सतह चमक उठी।
उसके पीछे सैकड़ों मीटर ऊंची लहर उठ खड़ी हुई। वो लहर पहाड़ जैसी विशाल थी। उसके भीतर समुद्र की शक्ति और स्वर्गीय दानव व्हेल की शक्ति दोनों मिल चुकी थी। शियू क्यूई का चेहरा गंभीर हो गया। इन लहरों की शक्ति हम दोनों के बस की नहीं है। उसने पीछे हटने की सोची, लेकिन तभी शियाओ यान ने दांत भींच लिए। अब पीछे हटने का समय नहीं है। उसने अग्नि शासक को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में ज्वाला जल उठी। अब हमारे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और उसी क्षण सैकड़ों मीटर ऊंची वो महासागरीय लहर उन दोनों की ओर टूट पड़ी। समुद्र, अग्नि और क्रोध के बीच एक भयानक युद्ध शुरू होने वाला था। और इसी तरह तीनों द्वीपों के नीचे छिपे महासागर में शुरू हो गया एक ऐसा युद्ध, जहां एक ओर था प्राचीन काल का राक्षसी रक्षक स्वर्गीय दानव व्हेल, और दूसरी ओर था ज्वालाओं का योद्धा शियाओ यान। क्या शियाओ यान इस 8 सितारा 2D स्तर के राक्षस को पराजित कर पाएगा? क्या वह जीवन और मृत्यु की ज्वाला प्राप्त कर पाएगा? और उन 3 रहस्यमय द्वीपों में छिपी विरासत का असली मालिक कौन बनेगा? ये सब जानने के लिए कहानी अभी जारी है।